हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हमारे जो चल रही थी यूनिट सेकंड मैकेनिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट में, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल बात की थी वर्क यानी कार्य की। कार्य में जो हमने 5 नंबर पॉइंट किया था वो देखेंगे पहले। तो इस क्लास को पहले तो आप अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे से जुड़े। और हम आगे बढ़ते हैं। जो वर्क की 5वां बिंदु था वर्क का, उसकी बात करते हैं। और उसमें था स्प्रिंग से संबंधित कि जब स्प्रिंग को खींचा जाता है, हम खींचने की बात कर रहे हैं। मान लो स्प्रिंग की वास्तविक पोजीशन क्या है, यह है वास्तविक पोजीशन क्या है स्प्रिंग की, यह। और इसको हमने खींचा, खींचने के बाद में इसकी पोजीशन क्या हो गई, इस प्रकार से हमारे पास इसकी पोजीशन हो गई। तो हमारे पास देखो, हम यहां से इसको मिलाए इधर यहां तक, और इधर इसको यहां तक डाले, तो ये देखो ये स्थिति अक्ष 1 है और ये स्थिति क्या है, अक्ष 2 है। ये अक्ष 1 और ये अक्ष 2 है, तो इनके मध्य का विस्थापन क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। यदि इन्हें आप R1 R2 मानते हो तो मध्य का विस्थापन क्या होगा, R हो जाएगा। R1 R2 मानते हो तो मध्य का विस्थापन क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। ऐसी पोजीशन में हमने बात की थी किसकी, प्रत्यानयन बल के बारे में। प्रत्यानयन बल के बारे में कि जब हम इसको खींचते हैं तो इसके विपरीत दिशा में बल लगता है, जो इसके खींचने का विरोध करता है, यानी इसके विस्थापन का विरोध करता है, उससे कहते हैं प्रत्यानयन बल। और ये धारणा दी थी किसने, हुक ने। किसने दी थी, हुक नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। और उसने कहा था कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, यानी एफ समानुपाती माइनस अक्ष। और बल नियतांक क्या माना था हमने, बल नियतांक माना था के, इसलिए एफ बराबर माइनस के अक्ष। ये हमारे पास मान लो समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं, यहां तक हम कल पहुंच गए थे, यहां तक करके छोड़ दिया था। इसके आगे हम दूसरे पॉइंट पर चले गए बाई मिस्टेक। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, हम इसको अक्ष 1 से अक्ष 2 तक ले जा रहे हैं और हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य का मान ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर तो क्या होता है, समाकलन एफ डी आर या dx। यहाँ पे dx है, अक्ष है तो dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये है और ये कहां से कहां तक जाएगा, अक्ष 1 से अक्ष 2 तक जाएगा। क्यों, अक्ष 1 से अक्ष 2 तक। ये समीकरण 2 है, तो 2 में 1 को रख दो, 2 में 1 को रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को रखे तो क्या होगा, देखो W इक्वल टू, ये के तो माइनस ले लूंगा मैं बाहर, तो माइनस के तो पहले ले लो आप बाहर, और समाकलन अक्ष डी, अक्ष 1 से अक्ष 2 तक समाकलन किया। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो अक्ष का क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो मैं यहां पे रख देता हूं W इक्वल टू माइनस के, और ये हो गया अक्ष स्क्वायर बटा 2। क्या हो गया, अक्ष स्क्वायर बटा 2। और अक्ष 1 से अक्ष 2 तक, अक्ष 1 से अक्ष 2 तक हो गया हमारे पास। अब इसका मान हम ज्ञात करें तो माइनस के, इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो अक्ष 2 स्क्वायर, 2 को ले लेता हूं मैं बाहर, 2 को बाहर ले लिया, अक्ष 2 स्क्वायर माइनस अक्ष 1 स्क्वायर। क्या हो गया, अक्ष 2 स्क्वायर माइनस अक्ष 1 स्क्वायर, इसका मान हो गया अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 स्क्वायर, इसका मान हो गया। अब आगे हम इसको यदि ऋणात्मक मान को अंदर ले सके तो अंदर ले लो, चाहे कोई बात नहीं। और ऐसा छोड़ते हो तो आप ऐसा इसको छोड़ दो, वरना कार्य का मान ही है, कार्य कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है। इसको अंदर लोगे तो फिर भी हमारे को तो वही दिखाई देगा ऋणात्मक की। कैसे, 1/2, ये तो हो जाएगा प्लस का 1 वाला, तो के अक्ष 1 स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा
1/2 के अक्स 2 स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। या आप इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो 1/2 के अक्स 1 स्क्वायर माइनस अक्स 2 स्क्वायर, ये हो गया इसका मान। यानी पहली स्थिति में से अंतिम स्थिति घट रही है, इसका मतलब ये मान ऋणात्मक, विस्थापन ऋणात्मक है किसके, बल के सापेक्ष। यानी उसके विपरीत दिशा में बल हम इधर लगा रहे हैं, बल तो इधर लग रहा है प्रत्यानयन बल, और विस्थापन इधर हो रहा है। तो ये बात हमारे पास। अब हम बात करते हैं आज शक्ति की, इसकी बात करते हैं शक्ति की। कार्य की बात की, अब बात करेंगे शक्ति। पावर। शक्ति क्या है, जो कार्य है उसमें प्रति सेकंड जो परिवर्तन की दर है उसे शक्ति कहते हैं। कार्य में परिवर्तन की दर शक्ति कहलाती है, यह कार्य परिवर्तन की दर शक्ति कहलाती है, या कार्य में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होता है उसे शक्ति कहते हैं। तो कार्य परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो इसका मतलब इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। तो P इक्वल टू, यदि कार्य W है और समय T है तो ये हो गया इसका P इक्वल टू W/T। यदि हम किसी क्षण विशेष पर शक्ति ले, तात्कालिक जिसे शक्ति बोले, तो किसी क्षण ली गई शक्ति, यानी तात्कालिक शक्ति, तो क्या हो जाएगा, P तात्कालिक बराबर dW/dt, ये हो जाएगा dW/dt। वही सूत्र है, लेकिन इसमें किसी क्षण विशेष पर है, इसलिए परिवर्तन यहाँ पे कार्य में थोड़ा कम हो रहा है और समय भी उसके अनुकूल कम है। इस तरीके से ये हमारे पास। हम औसत शक्ति की बात करें, औसत शक्ति, इसका आपके कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए औसत शक्ति यानी P औसत या एवरेज बराबर जो आपका कार्य है, कार्य बटा क्या हो जाएगा, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य बटा समय अंतराल, ये हमारे पास। तो ये हमारे हम शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब शक्ति के बारे में हम कुछ विशेष कर रहे हैं। यहां पे देखो, हम कुछ यदि इसमें आगे बढ़े तो इसको थोड़ा आगे दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो शक्ति में d/dt, और इसका मान क्या होता है, W का जो मान है कार्य का वो होता है F/d/r लिखा था हमने, तो F/d/r किस गई, F/r हो जाएगा ना, F/r कर लो उसको, क्योंकि dr तो हमने कुछ क्षण भर के लिया था और बाकी पूरी लंबाई तो r ही होगी ना, तो इसलिए विस्थापन r। अब इसको हम आगे लेकर चले तो देखो क्या होगा, F को ले लो आप बार, F तो नियत रहता ना पूरे पर, और dr सदिश अपॉन dt, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो F सदिश इंटू V सदिश। तो शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति बल और वेग के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। आरोपित
बल किस पर, कण पर आरोपित करे, आरोपित बल व वेग के, वेग का अदिश गुणनफल, वेग का अदिश गुणनफल, जिसे डॉट गुणनफल भी कहते हैं, बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, गुणनफल शक्ति कहलाता है या को शक्ति कहते हैं। कि शक्ति का मान क्या है, वेग बल, आरोपित बल, किसी कण पर हम बल, जो बल आरोपित कर रहे हैं वो, और वेग उसका, कण का, उसके गुणनफल कर दिया जाए हमें अदिश गुणनफल, उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये देखो हमारे पास F × V, तो ये शक्ति का मामला हमारे पास है, शक्ति आपके इतनी है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, शक्ति के बारे में कुछ विशेष बात करते हैं, नोट लिखते हैं। नोट, शक्ति अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है या अदिश राशि होती है। ठीक है। 2 नंबर, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट, या बड़े रूप में हॉर्स पावर भी होता है। और इसको वैसे लिखना चाहिए तो देखो F × V है, तो इसका तो न्यूटन, और वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन × मीटर पर सेकेंड, ये भी इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो न्यूटन × मीटर पर सेकेंड, ये भी होता है इसका। और जो शक्ति की हम विमा की बात करें, शक्ति की विमा, विमा क्या होती है शक्ति की, जूल पर सेकंड भी इसका हम लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य का क्या होता है, जूल होता है, या जूल पर सेकंड। इसकी बीमा लिखेंगे तो देखो कार्य की बीमा क्या आई थी, कार्य की बीमा थी हमारे पास mL2T-2, ये हमारे पास क्या थी, कार्य की बीमा थी। और इसमें क्या किया हमने, टी का भाग दे दिया, तो एक और जुड़कर इसमें क्या हो जाएगा, mL2T-3, यानी m की घात 1, l की घात 2 और t की घात -3, ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। यह हमने शक्ति के बारे में बात की, इतना ही इसमें हमें रखना। इसके बाद में हम चलते हैं कार्य ऊर्जा परिमेय पर। किस पे, कार्य ऊर्जा परिमेय की बात करेंगे इसके बाद में आगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि मान लो कोई कण है, उसको स्थिति अक्ष 1 से अक्ष 2 तक विस्थापित किया गया, तो उसका वेग v1 से बढ़कर v2 हो गया। उसका वेग क्या हो गया, v1 से बढ़कर v2 हो गया। उस पोजीशन में हम कार्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो माना कोई कण है जिस पर क्या किया हमने, बल, तो क्या हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और उसके वेग में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो माना किसी कण पर, माना
किसी कण पर अक्ष दिशा में बल F आरोपित करने पर कण अक्ष 1 से अक्ष 2 स्थिति पर पहुंच जाता है, स्थिति पर पहुंच जाता है तथा उसका वेग v1 से बढ़कर v2 हो जाता है। यहां पे ऐसे लिख लो, माना m द्रव्यमान के कण पर, माना m द्रव्यमान के कण पर अक्ष दिशा में बल F आरोपित करने पर कण अक्ष 1 से अक्ष 2 स्थिति पर पहुंच जाता है तथा उसका वेग v1 से बढ़कर v2 हो जाता है। वो नहीं लिखोगे तो नीचे लिख देना, माना कण का द्रव्यमान m है। तो उस समय बल के द्वारा किया गया कार्य, क्या करेंगे, बल के द्वारा किया गया कार्य, तो आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य, और वो क्या होगा, अक्ष से विस्थापन हो रहा है तो उस हिसाब से हम लेंगे dx लेंगे उसको, ये ध्यान रखना। तो ये लो आपका W इक्वल टू समाकलन F d अक्ष 1 से अक्ष 2 स्थिति तक पहुंच जाता है, अक्ष 1 से अक्ष 2 स्थिति तक पहुंच जाता है, तो कार्य का मान ये हो जाएगा। अब हमें न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मालूम होना चाहिए। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, और उसका मान हमारे पास क्या है, F बराबर m, F बराबर m a। यदि इस m a को यहां पे रख दे, समीकरण 1 को समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, दिखाई दे रहा ना आपको चित्र, हाँ ठीक है। तो देखो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पे रख देता हूं मैं आगे, W इक्वल टू समाकलन अक्ष 1 से अक्ष 2, F की जगह हमें क्या रखना है, m a, और ये हो गया आपका dx, क्या हो गया, m a dx हो गया। अब ध्यान देना हमारे को क्या करना है, आगे बढ़ता हूं, देखो a का मान रखूंगा a बराबर dx अपॉन dv अपॉन dt, dv अपॉन dt समीकरण नंबर, इसको 4 ले लो और ये समीकरण नंबर आपका हो गया 3, ठीक है। ये रखने पर हमारे पास ये हो गया। इसको थोड़ा और परिष्कृत करें तो हम आगे इसको इस प्रकार से रख सकते हैं, W इक्वल टू m को ले लो बार और a dx ऐसे ले सकते हैं। इसको समीकरण हम 3 इस प्रकार से ले सकते हैं।
ठीक। अब देखो हमें एक का मान के 4 को 3 में रखने पर समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 को क्या किया 3 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास W इक्वल टू m समाकलन x1 से x2 एक का मान रखेंगे हम यहाँ पे, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, तो dv अपॉन dt dx। अब देखो हम यदि dv की जगह dx को ले ले और dv को बाहर ले ले तो हमारे को ये समीकरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, समाकलन x1 से x2 और क्या हो जाएगा dx अपॉन dt और ये हो गया dv इधर और dx इसकी जगह आ गया। तो हमने इस प्रकार से इस समीकरण को सेटल कर लिया। क्या किया, हमारे को इस dv को यहाँ पे और इस dx को यहाँ पे हमने प्रतिस्थापित कर दिया, तो dv की जगह dx कर दिया और dx की जगह dv कर दिया, तो हमारे पास ये मान प्राप्त हो गया। ये समीकरण हमारे पास क्या है 5 है। क्या है, समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो गया हमारे पास। अब समीकरण 5 प्राप्त हो गया तो देखो करना क्या है, हमें मालूम है v बराबर dv dx अपॉन dt होता है, समीकरण नंबर 6 v बराबर dx अपॉन dt होता है। तो 6 को 5 में रखने पर, समीकरण 6 को समीकरण 5 में रखने पर, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं अभी इसके मान इसलिए यहां पे ये रख रहे हैं। W इक्वल टू m समाकलन x1 से x2 और मान है आपका dx अपॉन dt का मान हमें क्या रखना है v और dv, ये हमारे पास रखने पर v dv मान प्राप्त हो गया। जैसे v dv मान प्राप्त हुआ तो हमें v का मान क्या करना है, v का समाकलन करना है। तो यहाँ पे मैं v का समाकलन करता हूं, देखो W इक्वल टू, जैसे हम समाकलन x का dx करते हैं तो x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, वैसे v का dv के सापेक्ष करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m तो बाहर था ही और अंदर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास मान हो गया x1 से x2, x1 से x2, ये हमारे पास मान प्राप्त हुआ। इसमें थोड़ा देखो ध्यान देना, हमने क्या किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे x1 से x2 था तो वेग भी तो v1 से v2 हो रहा है, और अब हम इसको समाकलन को किस रूप में ले आए, वेग के रूप में ले आए। जहां पे वेग के रूप में हो गया वहां पे आप इसको क्या कर दो, v1 से v2 कर दो। तो यहाँ पे तो x1 से x2 था, जैसे हमने इसको इस तरीके से बदला तो देखो यहाँ पे dv v के सापेक्ष हो रहा है तो v1 से v2 कर दो इसको, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा v1 से v2, और यहाँ पे भी आपके क्या होगा v1 से v2 होगा, v1 से v2। ऐसे नहीं तो आपको यहाँ पे आके मालूम चल जाएगा कि x का मान थोड़े रखेंगे यहाँ पे v का। अब देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास मान प्राप्त हो रहा है m, यहाँ पे इसका मान प्राप्त होगा 2 तो नीचे ले लेता हूं, ये 2 और ये हो गया यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये मान हमारे पास प्राप्त हो गया। इसको हम आगे जैसे करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, ये मान हमारे पास हो गया। ये समीकरण नंबर हम 7 लगा देते हैं, समीकरण नंबर क्या हो गया 7। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही हमने x को v की dv की जगह और dv को x की जगह लिया तो ये समाकलन v के सापेक्ष होगा, तो v1 से v2 हो जाएगा, x1 से x2 की जगह v1 से v2 हो जाएगा। ये देखो
अब देखो हमारे को थोड़ा ध्यान देना है कि हमारे को मालूम है, क्या मालूम है कि हम पहले से जानते हैं k बराबर 1/2 mv²। ये क्या होती है? गतिज ऊर्जा। ये क्या होती है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो यह भी तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा ही है। ये k के बराबर है, यहाँ पे v2 लगा हुआ तो इसको k2 कर दो, और यहाँ पे v1 लगा हुआ तो इसको k1 कर दो। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू k2 माइनस k1। और जब दो अंतर के रूप में होता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से भी दिखा देते हैं, W इक्वल टू डेल्टा k। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल k2 माइनस k1 इक्वल टू डेल्टा k, लिखते हैं हम कई बार। तो ये मान हमारे पास प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 8, और ये भी समीकरण नंबर 8 ही है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या सिद्ध हुआ? कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि किसी कण पर बल आरोपित करने पर उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जाओं में परिवर्तन के बराबर होता है, या गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, गतिज ऊर्जा यदि कम होगी तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा, गतिज ऊर्जा घटेगी तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कार्य का मान धनात्मक होगा। तो समीकरण नंबर 8 से हम क्या कह सकते हैं? ये समीकरण ले लो चाहे ये समीकरण ले लो, इससे क्या कह सकते हैं? किसी कण पर आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है, वो वृद्धि नेगेटिव भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। देखो, किसी कण पर आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य या किया जाने वाला कार्य उसकी किसकी? कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। कि किसी कण पर आरोपित बल, कण पर बल आरोपित करेंगे तभी तो उसमें वेग में परिवर्तन होगा, तभी उसकी स्थिति परिवर्तित होगी। तो किसी कण पर आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। और यही क्या है? यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है, या कार्य ऊर्जा सिद्धांत कहते हैं इसे। ठीक है, अब हम इस समीकरण 8 से कुछ 1-2 बातें और यहां पे करते हैं। यदि देखो K2 अधिक हो K1 से फर्स्ट पोजीशन, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कण की गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी, यानी बढ़ेगी, है ना। और यदि K2 बड़ा हो, K1 बड़ा हो K2 से, तो कण की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। कुल गतिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, इसका अंतर निकालने के बाद में ऋणात्मक होगी, यानी यहां पे घटेगी और यहां पे बढ़ेगी। यह आपकी शक्ति और कार्य ऊर्जा प्रमेय थी। आज की क्लास में इतना ही।
कल की क्लास में हम बात करेंगे संरक्षित असुरक्षित बल की और उनके ऊपर आधारित कुछ एग्जाम्पल है उनके बारे में। तो आप बने रहिए। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप अपने सभी साथियों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे को भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले और उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप यदि ऐप पे भी फिर तो हमारे ऐप पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।